आप तो कह रहे हो कि पेंशन रिवाइज होनी चाहिए। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट बहुत नजदीक है और सारी एजेंसियां सुन रही हैं। रिपोर्ट अभी फाइनेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिस है उसमें जा रही है। आप तो पेंशन रिवाइज की बात कर रहे हो। ये कह रहे हैं कि पेंशन अभी डीए की किस्त आई है, उस डीए की किस्त में भी जो आंकड़ा है वो कर्मचारियों का आंकड़ा कम है, पेंशनों का आंकड़ा ज्यादा है। अब इनके जो सो कॉल्ड अर्थशास्त्री हैं, जो उनका प्रयास है कि पैसे की बचत कहां की जाए, वो प्रयास कर रहे हैं, एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं कि 58 और 60 और 62 साल में कर्मचारी रिटायर हो तो 70 साल के बाद उसको पेंशन ना मिले। सिर्फ डिस्कशन ये चल रही है कि 70 करें या 75 करें। 70 और 75 कुछ भी हो सकता है, उसके बाद पेंशन नहीं मिलेगी। और हम यहाँ कह रहे हैं, उस एजेंसी जो यहाँ खड़ी है, जो हमारी बात को नोट कर रहे हैं, अगर प्रस्ताव ऐसा कोई विचाराधीन नहीं है तो सरकार इसको जमा क्यों नहीं कराया? उसने यही बात समझ में 11,000 रुपये नहीं जमा कराया। 5100 रुपये कैसे हो सकता है? 1100 दाम 5100 अपनी पेंशन की चिंता से है। जमा कराया 11,000 नहीं करवाया। प्राइम मिनिस्टर यही बोलते तो हैं दिमाग खराब हो रहा है ना, कराना ये चाहिए। जो पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं स्टेट, वो पाप कर रहे हैं। उसे बुला करके ऐसा उससे पाप पैसा लेके सरकार, जमा कराओ, उन्हें राज्य महंगा करके सरकारें चला ना जाएगा। करें। तो मैं क्या करूँ बताओ? आप उसे कहो भाई पैसा नहीं, तुम्हें- मैंने तो पैसे इकट्ठा करवाना था, करवा दिया। बताओ तो देश के प्राइम मिनिस्टर सहित तमाम एमपी और एमएलए उस पाप के भागीदार क्यों बन रहे हैं? वो पेंशन क्यों ले रहे हैं? आप 5 साल के बाद या ओथ लेने के बाद जो उनका वेतन है उसकी 50% की पेंशन की गारंटी है, तो हमारा कर्मचारी 30 साल, 35 साल, 25 साल के बाद उसकी पेंशन की गारंटी क्यों छीन रहे हो? आप ये समझिए कि जनवरी 2004 के बाद पुरानी पेंशन, परिभाषित पेंशन, डिफाइंड पेंशन स्कीम, उसको खत्म करके एनपीएस लेकर के आए थे। उस टाइम भी कुछ बोलते थे कि पेंशन खत्म नहीं हो सकती, हो गई। अब दबाव पड़ा पार्लियामेंट में, पूरे देश में, तो अब एक यूपीएस स्कीम लेकर के आगे, जो एनपीएस से भी खतरनाक है। तो इस पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि चाहे एनपीएस है चाहे यूपीएस है, ये हमारी मांग नहीं है। ये मांग किसकी है? इस देश के कारपोरेट सेक्टर की मांग है। अब आप यूपीएस, यूनाइटेड पेंशन स्कीम आई है, 1 अगस्त से इन्होंने लागू की है पूरे देश में। उसका मतलब क्या है? 10% बेसिक पे का कर्मचारी की सैलरी से कटेगा और 18.5% सरकार मिलाएगी। 28.5% पैसा प्राइवेट सेक्टर में लगाएंगे। एनपीएस और यूपीएस का पैसा सरकार इन्वेस्ट नहीं कर सकती, खर्च नहीं कर सकती। वो पैसा केवल प्राइवेट सेक्टर, कारपोरेट सेक्टर में ही खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट टूटती जा रही थी। निवेशकों का विश्वास बहाल करने के लिए इन्होंने कहा कि हम 14 नहीं 28.5% पैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का आपको प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए। और बात क्या करते हैं कि हमें बड़ी चिंता है कर्मचारियों की पेंशनर की। अगर कर्मचारियों की पेंशनर की इतनी चिंता है, जो साथी बोल करके गए हैं, आप 80 साल में 20% बढ़ोतरी करोगे बेसिक पे की। कब? 80 साल जब उम्र हो जाएगी। सरकार के ये आंकड़े हैं 80 साल की उम्र में 5% भी 80 को क्रॉस नहीं करते।
इसलिए बोल रहे हैं कि 65 में 10 और 75 में 10% की बढ़ोतरी कर दी जाए। इसमें कौन सी गलत बात है? कर सकते हैं, लेकिन सरकार का कहना है पैसा नहीं है। इनको कब तक पेंशन दें? ये तो 80 साल तक भी नहीं मरते, 75-85 तक नहीं मरते कहीं, तो कब तक सरकार इनका खर्चा उठाएगी? अपने पैरों पर खड़े हो बुढ़ापे में, ऐसे भाषण चल रहे हैं। रेल में कुछ फैसिलिटी सब्सिडी मिल जाती थी, उसकी कटौती कर दी है। बिल्कुल ठीक बात है जो साथी रख रहे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% था जब कमिटेशन ने मना कराया। आज सेविंग पे भी 6%, 6.25 के करीब है। इसलिए हमारा 11 साल में ही पूरा हो जाता है। लेकिन कोर्ट में कुछ केस हमारे पक्ष में आया तो उसको भी नेक्स्ट कोर्ट में लेकर के चुनौती दी। अब उनका कहना है कि ये पैसा नहीं है, कहां से पैसा लाएंगे? अब ये पैसा कहां चला, इसका भी हिसाब किताब कर लो। अभी हमारे किसान सभा के नेता हैं, सीकर से MP है कामरेड अमराराम, उन्होंने पिछले सेशन में सवाल पूछा कि सरकार जब से आई है बड़े पूंजीपतियों के कितने कर्जे माफ किए हैं? तो लगभग 18 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों ने जो सरकारी बैंकों से लिया था उसको राइट ऑफ कर दिया। उनके लिए पैसा है और लगभग इतने ही टैक्सों में माफ कर दिया। आज देखोगे जो कहते थे सौगंध मिट्टी खाते देश को नहीं बिकने देंगे, बोलते थे, आज रेल, तेल, भेल, सेल, बैंक, बीमा, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट सब कुछ बिक रहा है और ये सब अमृत काल में हो रहा है। उसका परिणाम ये निकला कि जो जनता के खून पसीने के टैक्स पेयर के पैसे से, हमारी मेहनत से जो ये सार्वजनिक क्षेत्र खड़ा हुआ था, आज कौड़ियों के भाव में उसको बेचा जा रहा है। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। चंडीगढ़ का पावर डिपार्टमेंट 250 करोड़ का प्रॉफिट एक साल का है, घाटे में नहीं था, और पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली थी, 2.25 और 4.5 रुपए पर यूनिट। 250 करोड़ का प्रॉफिट और 25,000 करोड़ की उसके एसेट से परिसंपत्तियां हैं। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने फैसला किया कि इसको हम नीलाम करेंगे, बेचेंगे। 2020 से फैसला किया, 25 तक हम लड़े उसके खिलाफ। उसका बोली लगाने के लिए बेस प्राइस तय होती है और वो वैल्यूएशन होता है उसकी प्रॉपर्टीज का, मूल्यांकन होता है कितने की है। कोई बेस प्राइस तय नहीं करी, कोई वैल्यूएशन नहीं करी, कोई भी मूल्यांकन नहीं किया। 25,000 करोड़ की संपत्ति का बेस प्राइस 171 करोड़ रख दिया और उसको 871 करोड़ में बेच दिया। और जिसको बेचा है वो सुन लीजिए, वो कोलकाता की गोयनका ग्रुप की कंपनी है जिसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 125 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को दिया। चंदा दो, धंधा लो। अरे ये भाई चला रहे भारत माता की जय, भारत माता की जय, पेट में रोटी नहीं चोटी खड़ी करके भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब और ये बात बोलते हैं, सपने दिखाते हैं, दिन में सपने बेचते हैं कि ये मोदी है जो पूरी दुनिया में जो चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान हो गया है, चौथी, और तीसरी आने वाली है, ऐसे बोलते हैं। अरे अगर चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, देसी भाषा में कहें तो पूरी दुनिया में जो सबसे अमीर देश है